इसे चालू करो। हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो है क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर का कौन नंबर चैप्टर होगा, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर का नाम क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे भूमि संसाधन के बारे में। किसके बारे में? भूमि संसाधन के बारे में। फिर से बोलिए, भूमि संसाधन के बारे में। भूमि संसाधन के बारे में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, भूमि संसाधन के बारे में। किसके बारे में? भूमि संसाधन। भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। कौन संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। भूमि कौन संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। कोई दिक्कत? बोलिए कृषि, कृषि वानिकी, कृषि वानिकी, पशुचारण, मत्स्य, खनन, वन्यजीव, जीवन, परिवहन, संचार जैसी आर्थिक क्रियाएं, ये सब कहाँ पे संपन्न होती है? भूमि पर। कहाँ पे संपन्न होती है? भूमि पर। अभी जितना सारा बात बोली वो सब क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? भूमि पर संपन्न होती है। इसीलिए इसको कहते हैं मौलिक संसाधन। क्या कहेंगे? मौलिक संसाधन। जितना भी चीज बाबू भूमि पर संपन्न होगा वह सब क्या कहलाएगा? मौलिक संसाधन। क्या कहलाएगा? मौलिक संसाधन। जितना भी काम हम भूमि पर करेंगे सारा का सारा संसाधन क्या कहलाएगा? मौलिक संसाधन। बताइए मित्रों, कोई दिक्कत? अब हम जानेंगे भारत में भौतिक स्वरूप। किसका स्वरूप? किसका स्वरूप? भारत का भौतिक स्वरूप। किसका स्वरूप? भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे भारत का भौतिक स्वरूप क्या क्या है। समझ गए ना? इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? 3 भाग में। भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में। 3 भाग में बांटेंगे। समझ के उसमें देखिए 3 भाग में बांटे। इसमें है एक मैदानी भाग। कौन भाग? मैदानी भाग। दूसरा नाम क्या होगा? पर्वतीय। कौन भाग? पर्वतीय। और तीसरा भाग क्या होगा? पठार। कौन कौन भाग होगा? पठार। पठार। पहला क्या होगा? मैदान। दूसरा पर्वत। और तीसरा पठार। पठार। एक जो भाग होगा वह भाग क्या होगा? मैदान। मैदानी भाग। दूसरा भाग क्या होगा? पर्वतीय। और तीसरा भाग क्या होगा? पठार। पठार होगा। एक भाग क्या होगा? मैदानी भाग। मैदान 43%। और दूसरा भाग का नाम क्या है? पर्वत। और तीसरा भाग क्या होगा? पठार। पठार होगा। इसमें देखिए तीनों को देखेंगे हम कितना कितना प्रतिशत में बांटा गया है। तो भारत के मैदानी भाग 43% है। कितना परसेंट? 43%। भारत का मैदानी भाग कितना परसेंट? 43%। पर्वत जो है पर्वत है 30%। पर्वत कितना परसेंट? 30%। और पठार जो है पठार है 27%। कितना परसेंट? 27%। बताइए मैदानी कितना परसेंट? 43%। 43%। पर्वत कितना प्रतिशत? 30। और पठार कितना प्रतिशत? 27% है। तो मैदानी भाग जो मैदानी भाग कितना प्रतिशत में फैला हुआ है? 43% में। पर्वत कितना प्रतिशत में? 30% में। और पठार कितना प्रतिशत में फैला है? कितना में? 27 में। दिक्कत? अब हम देखेंगे कौन सा भूमि जो है, कौन सा भाग जो वह किसके लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैदानी भाग के बारे में। किसके बारे में? मैदानी भाग के बारे सही से बैठिए। किसके बारे में? मैदानी भाग के बारे में। तो मैदानी भाग का उपयोग हम 2 चीज के लिए उपयोग करते हैं। कितने चीज के लिए? 2 चीज। मुख्य रूप से। हालांकि उपयोग तो बहुत सारा चीज के लिए करते हैं। घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितना चीज के लिए? 2 चीज के लिए। किस भाग का उपयोग? मैदानी भाग का उपयोग। तो पहला नंबर है कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए। इसका मतलब क्या होता है? खेती के लिए। किसके लिए? खेती के लिए। मुख्य रूप से अधिकतर जमीन पर अधिकतर मैदानी भाग पर हम किसका उपयोग करते हैं? कृषि का।
और दूसरा नंबर उद्योग का, किसका? उद्योग का। पहला नंबर तो हम खेती करेंगे मैदानी भाग पे, और जो जमीन बचेगा उसके बाद हम क्या लगाएंगे? फैक्ट्री। क्या लगाएंगे? फैक्ट्री, उद्योग लगाएंगे। यानी कि मुख्य रूप से ये दो चीज क्या है? महत्वपूर्ण है। समझ गए? तो बताइए मैदानी भाग का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? कृषि के लिए एक नंबर में के लिए। कृषि के लिए, और दूसरा नंबर उद्योग के लिए। कोई दिक्कत है? अब हम दूसरा नंबर अच्छा इसमें पहले देख लीजिए इसका जो उपयोग है किसके लिए? कृषि के लिए, कृषि औद्योगिक और किसके लिए? उद्योगों के लिए। अब हम जानेंगे पर्वतीय का उपयोग। किसका उपयोग? पर्वत का उपयोग। पर्वत का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो पर्वत जो है ना, पर्वत है नदी को जो 12 मास नदी बहता है। समझ गए? कितना? 12 मास। समझ गए ना? कभी उसका प्रवाह रुकता नहीं है, हमेशा उसमें धार चलते रहता है। तो जो 12मासी नदी है, 12 मास उसमें पानी का धार चलते रहता है, उस नदी का दिशा निर्धारित करता है। क्या करता है? दिशा निर्धारित करता तो है। जो 12मासी नदी होता है उसका दिशा निर्धारित कौन करता है? पर्वतीय भाग। कौन भाग? पर्वतीय भाग। बताइए मित्रों, कोई दिक्कत है? और उसके बाद जो है यह पर्यटन को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? पर्यटन को। तो बताइए आपसे क्वेश्चन पूछेगा पर्यटन को बढ़ावा कौन देता है? पर्वतीय भाग। कौन भाग? पर्वतीय भाग। समझ? दूसरे देश से लोग क्या करने के लिए आएंगे? घूमने के लिए आएंगे। मौसम पर्वत इलाका में मौसम क्या होगा? ठंडा होगा, अच्छा जलवायु होगा। समझ गए? और तीसरा नंबर क्या है? पठार। तीसरा नंबर क्या है? पठार है। तो तीसरा नंबर जो पठार है, पठार का उपयोग हम कहाँ पे करें? पठार का जो मुख्य रूप से उपयोग है, तो पठार से हमको खनिज मिलता है। क्या मिलता है? खनिज। पठार से क्या मिलता है? खनिज मिलता है। और जीवाश्म ईंधन। क्या मिलता है? जीवाश्म ईंधन। बोलिए खनिज, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, वन संपदा। और क्या मिलता है? वन संपदा। समझ में आ गया? अब जो अगला जो पॉइंट है वो हम जानेंगे मृदा के बारे में। किसके बारे में? मृदा के बारे में। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। अभी हम किसके बारे में जानेंगे? मिट्टी के बारे में, मृदा के बारे में। किसके बारे में? मृदा के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा किससे कहते हैं या मिट्टी किससे कहते हैं, तो इसका परिभाषा क्या बोलेगा? पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, पृथ्वी का ऊपरी सतह है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो असंगठित पदार्थ है। कौन पदार्थ? असंगठित पदार्थ। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो असंगठित पदार्थ उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा। क्या कहते हैं? मृदा। तो बताइए मित्रों, पृथ्वी के ऊपरी संगठित पदार्थ को क्या बोलेंगे? मृदा कहेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, मृदा का निर्माण कैसे होगा हम ये जानेंगे। मृदा का निर्माण, तो मृदा का निर्माण जब जब जो होता है, चट्टान क्या होता है? टूटता फूटता है। चट्टान क्या होता है? टूटता फूटता है। तो चट्टान को टूटने फूटने से किसका निर्माण होगा? मिट्टी का। किसका? मिट्टी का। चट्टान को टूटने फूटने से मित्रों किसका निर्माण होगा? मिट्टी का निर्माण होगा। कोई दिक्कत? सर वही जो लावा जो मृदा जो है, मृदा परितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। किसका घटक है? परितंत्र का। किसका? परितंत्र का। समझ में आ गया? अच्छा, मृदा जो है नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले नंबर तो प्राकृतिक है या मानव निर्मित? प्राकृतिक। मिट्टी कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय की अनवीकरणीय? अनवीकरणीय। कौन करणीय? सॉरी, ये आएगा नवीकरणीय में। नवीकरणीय। ये कौन सा साधन होगा? नवीकरणीय, क्योंकि इसको तो ये खत्म हो सकता है नहीं। मिट्टी कौन संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। अब देखिए मृदा निर्माण के कारक, अगला जो पॉइंट है उसका नाम है मृदा निर्माण के कारक। क्या नाम है? मृदा निर्माण के। आप सब मिलके बोलो। मृदा निर्माण के कारक। एक बार फिर से बोलिए। मृदा निर्माण के कारक। एक बार जोर से बोलिए। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक, कि मृदा के निर्माण में कौन कौन सा कारक क्या करता है? भाग लेता है। अगला जो बाबू पॉइंट है उसका निर्माण है मृदा निर्माण के कारक। क्या नाम है? मृदा निर्माण के कारक। तो मृदा निर्माण के कई सारा कारक है, समझ गए ना?
तो पहला कारक का नाम है उच्चा वचन। क्या नाम है? उच्चा वचन। उच्चा वचन या धरा कीर्ति। क्या नाम है? उच्चा वचन या धरा कीर्ति। उच्चा वचन या धरा कीर्ति। दूसरा का नाम है मूल शैल या चट्टान। क्या नाम है? मूल शैल या चट्टान। मूल शैल या चट्टान। तीसरा का नाम है जलवायु। क्या नाम है? जलवायु। थर्ड नंबर का नाम क्या है? जलवायु। फोर्थ नंबर का नाम है वनस्पति। क्या नाम है? वनस्पति। फोर्थ नंबर पॉइंट का नाम क्या है? वनस्पति। 5 नंबर में जैव पदार्थ। कौन पदार्थ? जैव पदार्थ। और 6 नंबर में खनिज कण। कौन सा कण? और अगला नंबर है समय। क्या नाम है? समय। अच्छा, जो भी क्रिया होगा उसमें क्या लगेगा? समय। अंतिम में किसको जोड़ देंगे? समय को। तो मिट्टी निर्माण के कई सारे कारक है। तो पहला का नाम क्या है? उच्चा वचन या धरा कीर्ति। क्या नाम है? उच्चा वचन या धरा कीर्ति। बोलिए, उच्चा वचन या धरा कीर्ति। उच्चा वचन या धरा कीर्ति। मूल शैल या चट्टान। मूल शैल या चट्टान। जलवायु। जलवायु। वनस्पति। वनस्पति। जैव पदार्थ। जैव पदार्थ। खनिज कण। खनिज कण। और समय। और समय। ये सब किसके कारक है? मृदा निर्माण के। मिट्टी के निर्माण में ये सब कारक क्या करते हैं? भाग लेते हैं। बताइए मित्रों, कोई दिक्कत? मृदा जो है बाबू मुख्य रूप से 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? मृदा कितने प्रकार के? अगला जो पॉइंट हुआ है मृदा के प्रकार। किसका प्रकार? सुनिए बाबू, अगला जो प्रकार है वह है मृदा के प्रकार। क्या नाम है? मृदा के प्रकार। अगला जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? मृदा के प्रकार। किसका प्रकार? मृदा के प्रकार। एक बार फिर से बोलिए, मृदा के प्रकार। सब मिल के बोलो, मृदा के प्रकार। एक बार जोर से बोलिए। मृदा के प्रकार। मृदा मित्रों मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है जलोढ़ मृदा। क्या नाम है? जलोढ़ मृदा। बोलिए, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। काली मृदा। काली मृदा। लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा। एक बार फिर से बोलना है। बोलिए, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। काली मृदा। काली मृदा। लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा। पीली मृदा। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा। तो बताइए मित्रों, मुख्य रूप से मृदा कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। पहला का नाम क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। नंबर 2 काली मृदा। काली मृदा। नंबर 3 लाल एवं पीली मृदा। फोर्थ नंबर लेटेराइट मृदा। 5 नंबर मरुस्थलीय मृदा। और 6 नंबर पर्वतीय मृदा। अभी जो अगला नंबर 1 नंबर क्या था? जलोढ़ मृदा। तो पहले यहाँ पर सब मृदा का नाम। पहला मृदा बोलिए। जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। नंबर 2 काली मृदा। काली मृदा। नंबर 3 लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं बोले। नंबर 4 लेटेराइट मृदा। मरुस्थलीय मृदा। पर्वतीय मृदा। ये मृदा के क्या हो गए? 6 प्रकार हो गए। अब इसमें सबसे पहले हम कौन मृदा जानेंगे? जलोढ़ मृदा। कौन मृदा? जलोढ़ मृदा। तो मित्रों सबसे पहले हम इसमें देंगे किस मृदा के बारे में? जलोढ़ मृदा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम किस मृदा के बारे में समझेंगे? जलोढ़ मृदा के बारे में। तो देखिए, जब वर्षा पड़ता है, जब क्या होगा? बारिश होगा। बारिश होगा तो नदी का पानी भरेगा। नदी का पानी भरेगा तो बाढ़ आएगा। यस या नो? यस। तो उस बाढ़ में जो मृदा आएगा न भस कर, यानी कि नदी जो भसा कर मृदा को लाएगी, नदी जो अपने साथ मिट्टी को पानी में बहा कर लाएगी, उस मृदा को हम क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा। तो नदी द्वारा बहा कर लाए गए मृदा को क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा। फिर से सुनिए,
नदी द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा। बोलिए, नदी द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को कौन मृदा कहेंगे? जलोढ़ मृदा। क्लास में ये सब बात याद होना चाहिए ना कि आप घर पे जाके रट्टा मारिए, समझ गए? ये सब नॉर्मल सा पॉइंट है, आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। एक बार फिर से बोलना है, बोलिए, नदी द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा। क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा। अब देखिए, जलोढ़ मृदा में जो होता है बालू के कण रहेगा। क्या रहेगा? बालू के कण। सिल्ट रहेगा। क्या रहेगा? सिल्ट। मुख्य रूप से इसमें दो चीज, जलोढ़ मृदा में कितना चीज रहेगा? दो चीज, ठीक। एक बालू का कण रहेगा और क्या रहेगा? सिल्ट। क्या रहेगा? सिल्ट रहेगा। अच्छा, जलोढ़ मृदा का रंग का बात करेंगे। किसका? रंग का, कि जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होगा, समझ गए? अगर आपसे पूछेगा कि जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होगा, उसमें क्या, जलोढ़ मृदा का रंग जो होता है धुंधला होता है। कैसा? धुंधला। और थोड़ा सा जो होता है ललीमा रहता है। कैसा? ललीमा। थोड़ा सा लालछन टाइप का रहेगा, समझ गए ना? धुंधला और कैसा? ललीमा। धुंधला और कैसा? ललीमा। किस मृदा का रंग? जलोढ़ मृदा का रंग। तो जलोढ़ मृदा का रंग कैसा है? धुंधला, लालिमा और कैसा है? ललीमा। लालिमा। कोई दिक्कत? अब आगे समझिए। जलोढ़ मृदा को बाबू दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो भाग में। जलोढ़ मृदा को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। पहला का नाम है बाबू बांगर। क्या नाम है? पहला का नाम क्या है? बांगर। और दूसरा का नाम है खादर। क्या नाम है? खादर। तो बताइए, जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। पहला का नाम क्या है बाबू? बांगर। और दूसरा का नाम क्या है? खादर। तो बताइए, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला का नाम क्या है? बांगर। और दूसरा का नाम क्या है? खादर। कोई दिक्कत? तो सुनिए, जो पुराना जलोढ़ जो देखिए, ये जलोढ़ मृदा से ही बांगर और क्या होगा? खादर होगा। तो जो पुराना जलोढ़ मृदा होगा, जो पुराना जलोढ़ मृदा होगा, समझ गए ना? जिसको मान चलिए 5-6 साल हो गया बाढ़ आना हुआ, समझ गए ना? तो 5-6 साल पहले जहाँ पर बाढ़ आया था, वो अपने साथ जो मिट्टी भाषा कर रहा है, तो पुराना मृदा हो गया, पुराना मिट्टी हो गया। तो पुराने जलोढ़ मृदा को हम क्या कहेंगे? बांगर। क्या कहेंगे? बांगर मृदा। पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। इसमें रहता है कंकर और बजरी। क्या रहता है? कंकर और बजरी। कंकर और क्या रहेगा? बजरी। ये क्या होगा? पुराना जलोढ़ मृदा। और इसमें क्या क्या रहेगा? कंकरी रहेगा और क्या रहेगा? कंकरी और क्या रहेगा लड़का? बजरी। कंकरी और क्या रहेगा? बजरी रहेगा। कोई दिक्कत है? अब नंबर 2 में क्या है? खादर। कौन मृदा है? खादर मृदा है। तो नया बाढ़ अगर मान चलो कहीं पर नया बाढ़ आया है, एक आध साल पहले, समझ में आ गया है? एक आध साल पहले बाढ़ आया, वह अपने साथ जो मट्टी भाषा कर लाया है, यानी कि नया जलोढ़ मृदा। तो जो नदी होगा अपने साथ जो लड़का जहाँ पर बाढ़ आया है, तो वहाँ पर तो नया मिट्टी आया होगा ना बाढ़ के साथ में, पानी के धार में। तो नया जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे? खादर। क्या कहेंगे? खादर। नया जलोढ़ मृदा को क्या कहा गया है? खादर कहा गया है। एक में नया जलोढ़ मृदा और एक में पुराना जलोढ़ मृदा। कोई दिक्कत है? अब देखिए, इसमें जो होगा ना, इसमें वो क्या क्या रहेगा? बालू रहेगा। क्या रहेगा? बालू।
बालू रहेगा और उसके बाद जो रहेगा मृतक का मिश्रण। किसका मिश्रण? मृतक का मतलब क्या होगा? अब देखिए जो भी पेड़ पौधा जीव जंतु उस धार में बहा होगा वो सब तो मर गया होगा, उसका भी तो अवशेष उसमें मिला होगा ना। इसमें क्या रहेगा? बालू और क्या रहेगा? मृतक का अवशेष। कोई दिक्कत है? अब देखिए जलोढ़ मृदा में कई सारे पोषक तत्व होते हैं, समझ गए ना, जो उसको क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो देखिए जलोढ़ मृदा में बोलिए इसमें रहेगा पोटास। क्या रहेगा? पोटास। बोलिए पोटास, फास्फोरस, चूना। पोटास, फास्फोरस, चूना। ये सारे तत्व किस मृदा में पाया जाएगा? जलोढ़ मृदा में। कौन मृदा में? अच्छा ये दोनों तो है जलोढ़ मृदा, एक क्या है? पुराना जलोढ़ मृदा और एक क्या है? नया जलोढ़ मृदा। तो दोनों में रहेगा यस या नो? यस। लड़की इस बैठो। अच्छा इसमें पूछेगा किस पदार्थ की कमी होती है? किस? लड़का इधर सुनिए, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पदार्थ की कमी है। इसमें जो है बाबू नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ। नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ। इसमें जो है बाबू ये जलोढ़ मृदा में किसकी कमी होगी? नाइट्रोजन और जैव पदार्थ का। नाइट्रोजन और किस पदार्थ का? जैव पदार्थ का। सुनिए लड़का, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जलोढ़ मृदा में किस चीज की कमी है, तो जलोढ़ मृदा में कितनी चीज की कमी पाई जाती है? दो चीज। पहला नंबर क्या है? नाइट्रोजन, और दूसरा नंबर क्या है? जैव पदार्थ। इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। समझ में आ गया? अच्छा इसमें पाया कौन कौन पदार्थ जाएगा? फास्फोरस। कौन सी बाबू? फास्फोरस, पोटास और चूना। फास्फोरस, पोटास और कौन सी? चूना। इसमें उपस्थित क्या रहेगा? इसमें उपस्थित रहेगा कौन सी? फास्फोरस, पोटास, चूना। फास्फोरस रहेगा और क्या रहेगा? पोटास रहेगा और क्या रहेगा बाबू? चूना रहेगा। ये तीनों पदार्थ इसमें उपस्थित रहेगा और ये उपस्थित दोनों पदार्थ नहीं रहेगा, इससे कमी पाया जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व उपस्थित है? क्या लिखिएगा? फास्फोरस, पोटास और कौन सी? चूना। कौन कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। बताइए मित्रों कोई दिक्कत है? अच्छा जलोढ़ मृदा में किस किस फसल का खेती किया जा सकता है? तो जलोढ़ मृदा में बाबू हम गन्ना लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। बोलिए गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, गेहूं, मक्का, दलहन। ये सब पदार्थ किस मिट्टी में हो सकता है? जलोढ़ मिट्टी में। किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या होगा? बोलिए चावल होगा और क्या होगा? गन्ना होगा और क्या होगा? गेहूं होगा और क्या होगा? मक्का होगा और क्या होगा? दलहन पौधा इसमें हो सकता है, दलहनी पौधा। ये सब चीज किस मिट्टी में उगा सकते हैं? जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में किस फसल की खेती हो सकती है? चावल की और किसकी? गन्ना की और किसकी? गेहूं की और किसकी? मक्का की और किसकी? दलहन खेती। बताइए मित्रों कोई दिक्कत है? भारत में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, भारत में आखिर कितना भाग में जो है जलोढ़ मृदा फैला हुआ है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर। कितना? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। ये जलोढ़ मृदा जो है बाबू, जलोढ़ मृदा कितना भाग में फैला हुआ है? 6.4 हेक्टेयर। 4 करोड़ हेक्टेयर। सब ये 6.4 क्वेश्चन याद रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा कि बताइए जलोढ़ मृदा का विस्तार कितना क्षेत्र में है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर में। कोई दिक्कत है? अच्छा ये जो है ना 3 नदियों से निक्षेप होती है। कितने नदियों से? 3 नदियों से।
जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप कितने नदियों से होता है? 3 नदियों से। ये 3 नदियां कौन कौन सा है? ये 3 नदियां जो बाबू, सिंध नदी, कौन नदी? सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन? बोलिए, सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो बताइए मित्रों, ब्रह्मपुत्र नदी कितने कितने नदियों से निक्षेप होती है? 3 नदियों से। कितने नदियों से? जलोढ़ मिट्टी जो है कितनी नदियों से निक्षेप होती है? 3 नदियों से। पहला का नाम सिंधु, पहला का नाम सिंधु, दूसरा का नाम गंगा, तीसरा का नाम ब्रह्मपुत्र। बोलिए, पहला नदी का नाम सिंधु नदी, दूसरा नदी का नाम गंगा, तीसरा नदी का नाम ब्रह्मपुत्र। तो ये जो होता है जलोढ़ मिट्टी 3 नदियों से निक्षेप होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है 3 नदियों से बनती है मुख्य रूप से। समझ गया? 3 नदियों में जब बाढ़ आता है उत्तरी भारत में, उत्तर भारत में, समझ गए, तो उसमें जो होता है ये 3 नदियों से क्या होता है? निक्षेप होता है और जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। समझ गए? इसमें कौन कौन नदी है? सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। फिर से बोलिए, सिंधु नदी। दूसरा का नाम गंगा, तीसरा का नाम ब्रह्मपुत्र। बोलिए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ये किस क्षेत्र में होगा? राज्य। अच्छा, भारत में तो राज्य भी आना चाहिए न। ये गुजरात और राजस्थान में, गुजरात और राजस्थान में। जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है बाबू, वह 2 राज्य में है। कितने राज्य में? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कितने राज्य में? मुख्य रूप से किस राज्य में? गुजरात में। और किस राज्य में? राजस्थान में। बताइए मित्रों, कोई दिक्कत? तो जलोढ़ मिट्टी का प्रसार कितने राज्य में है? मुख्य रूप से 2 राज्य में। कौन कौन राज्य? गुजरात और राजस्थान। बताइए मित्रों, कोई दिक्कत? अब कल के क्लास में हम जानेंगे किस मिट्टी के बारे में? काली मिट्टी के बारे में। और ये जो आज बताया गया सबको लिखा भी दिया जाएगा। क्लास यहाँ पर ही आज स्टॉप होता। आप सबको बहुत ज्यादा थैंक यू। एक फोटो लो, लड़का है, लड़का एक फोटो लो।